Good morning student, welcome to Gaya Guidance Program. Myself Akash Anand, mathematics teacher plus 2 high school both Gaya, going to continue the crash course of determinant class 12th algebra. जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में डिटर्मिनाट चैप्टर का स्टडी कर चुके हैं, उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको डिटर्मिनाट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं या इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैंने आपको बतला दिया है। उसमें आपने देखा था कि डिटर्मिनाट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, डिटर्मिनाट को एक्सपेंड करने में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं, माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, है ना, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स आप किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकाल सकते हैं और उसके साथ साथ आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स जो है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनाट की सहायता से। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी गई थी। आज का जो क्लास होगा तो आज के क्लास में मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चूंकि आप लोग बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में शामिल होने जा रहे हैं और आपको पता है कि डिटर्मिनाट जो है एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके भी बताऊंगा और मैंने आप लोगों के लिए कुछ कलेक्शन भी तैयार किया है क्वेश्चंस का, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम जो है पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए इसलिए हम लोग बोर्ड से इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना यानी कि हम लोग को वैल्यू निकालना है, मान निकालना है 2 4 -1 2। देखिए ये क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जनरली 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है या हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाए। यहाँ पर इस डिटर्मिनाट का वैल्यू इवेल्युएट करना है। आपको देख लीजिए कि ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनाट है, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनाट है ये। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो बहुत आसानी से हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए तरीका क्या होगा, ये जो डिटर्मिनाट है ये है आपका 2 4 -1 और 2। तरीका मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी कि आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, लेकिन बीच में एक माइनस का साइन रहेगा, है ना। नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में एक माइनस का साइन देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 2 माइनस का साइन लगाएंगे और फिर -1 × 4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 और +4 और इस तरह से आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 8। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी इवेल्युएट करना है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है। यहाँ पर आपका है x + 1 है ना, x - 1 है और x है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना तो ठीक उसी तरह से हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो उसके पहले एक माइनस का साइन लगाते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, x × x - x - 1 × x + 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका x² - x² -1 और यहाँ से आ गया आपका x² - x² + 1, है ना। x² से x² आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स थे, है ना, जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग अगला प्रॉब्लम जो है उसको देखते हैं कि अगला प्रॉब्लम हमारा किस टाइप का। ये तो बहुत सिंपल था, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और है जिसमें 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है, उसको इवेल्युएट करना है। तो देखिए हमारा जो अगला एग्जाम्पल है इसमें हम लोग को इवेल्युएट करना है, यानी हम लोग को मान निकालना है। तो देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। यहाँ पर आपका है डेल्टा = 1 2 4 -1 3 0 और उसके बाद 4 1 0। देखिए आपको मैंने बताया था कि 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है तो 6 तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है। तो आपको मैंने कल के क्लास में बताया था या पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग हमेशा इवेल्युएशन के टाइम में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कौन से रो या कौन से कॉलम में 0 मौजूद है, और जितना ज्यादा 0 मौजूद है उतना ही अच्छा हम लोगों के लिए होगा। और उसी कॉलम या उसी रो के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे जिसमें आपको 0 दिखता हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपका थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में आप देख लीजिए कि 2
एलिमेंट्स इसमें जीरो हैं, तो हम लोग को यहाँ पर आसान होगा कि हम लोग इसको एक्सपैंड करें थर्ड कॉलम के अलॉन्ग ही, क्योंकि थर्ड कॉलम के अलॉन्ग अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो जीरो वाला टर्म जो है उसको लिखने का आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगा नहीं, तो कैलकुलेशन हमारा ईजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्सपैंडिंग along फर्स्ट along थर्ड कॉलम C3, ये कॉलम 3 के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड करते हैं। तो कॉलम 3 के अलॉन्ग जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हम इस एलिमेंट को लिखेंगे 4, है ना। 4 लिखने के बाद ये जो एलिमेंट 4 है वो किस रो का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का है, तो पावर में यहाँ पर देंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, और फिर इसके बाद इसका जो माइनर होगा उसको लिख देंगे। तो माइनर क्या हो जाएगा इसका, -1 3 4 और 1 होगा, ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद का जो टर्म होगा इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, 0 × अब यहाँ पर क्या देंगे -1। अब ये जो 0 है वो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे -1 3, है ना। यानी आप इसके अलॉन्ग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको एलिमिनेट करेंगे और इसको एलिमिनेट करेंगे तो क्या आएगा 1 2 और 4 1, 1 2 4 1 होगा। और उसके बाद फिर अगला जो होगा, अगला टर्म फिर हमारा 0 है, तो 0 के अलॉन्ग फिर से एक्सपेंड करेंगे इसको। तो ये आप 0 देख लीजिए कि किस रो में है, तो थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पर 3 + 3 होगा और इसका कोफैक्टर फिर लिख देंगे हम यहाँ पे। तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 -1 और 3। तो देखिए हमको अब ये लिखने का और ये लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर तो ये 0 ही हो जाएगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो अब हमारा क्या हो गया, ये -1 पर 4 पावर अगर रहेगा तो ये प्लस में ही आएगा, तो यहाँ से आपका 4 आ गया और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 1 -4 × 3 हो जाएगा, और बाकी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -1 और -12 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये 4 × -13 होगा और इसका वैल्यू -52 होगा, है ना। ऐसे हमने यहाँ पर लिखा है, इसको लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्टली हम इसको 0 0 लिख करके भी काम चला सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है। आप डायरेक्टली यहाँ पर 0 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो टर्म अगर 0 है तो इससे जो कोफैक्टर मल्टीप्लाइड होंगे वो भी तो 0 ही हो जाएंगे, इसलिए उतना करने का जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आप अब तक 3 क्वेश्चन देखे हैं। तो पहले के 2 क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, पहले के 2 क्वेश्चन में हम लोग ने सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड करके वैल्यू निकाला था और यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट डेल्टा इक्वल टू, और ये आपका दिया हुआ है 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा, माइनस sin अल्फा 0 sin बीटा, कॉस अल्फा माइनस sin बीटा और 0, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसको भी इवेल्युएट करना है। तो हमको दिख रहा है कि पहले रो में पहला एलिमेंट 0 है, तो मैंने क्या बताया था कि जिस रो में या जिस कॉलम में 0 दिखे उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करिए। हालांकि हम ये सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना, या फिर थर्ड कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन चलिए अगर पहला रो में ही एलिमेंट 0 है तो क्यों ना हम पहले रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करते हैं इसको। तो देखिए इसका वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू आपका एग्जाम्पल नंबर 4 का ये वैल्यू निकालना है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0 है, साइन अल्फा है और माइनस कॉस अल्फा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका है माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर आपका साइन बीटा है और उसके बाद है कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा और यहाँ पर आपका है 0 और इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर करते हैं क्या, एक्सपेंडिंग, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है डेल्टा का। तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग R1 हम लिखते हैं, R1 फर्स्ट रो हो गया। तो इसके अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो बी गेट क्या हम लोग प्राप्त करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा का वैल्यू जो होगा 0 इंटू, यहाँ पर क्या होगा 0 इंटू इसके अलॉन्ग करेंगे तो यहाँ पर आपके इस ये रो और ये कॉलम हट जाएगा तो 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा इंटू 0 ये आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको माइनस साइन अल्फा। माइनस साइन कहाँ से है समझ रहे हैं, ये फर्स्ट रो -1 पर पावर देंगे, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है तो जो -1 का पावर 3 आएगा तो ये माइनस में ही आ जाएगा। तो अगर हम इसको एलिमिनेट करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस साइन अल्फा और यहाँ आ जाएगा साइन बीटा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस अल्फा और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। इसके अलॉन्ग हम लोग एक्सपेंड कर दिए हैं। अब जो है अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू होगा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पर जो -1 पर पावर देंगे तो प्लस ही में आएगा क्योंकि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है तो -1 का पावर 4 हो जाएगा तो वैल्यू प्लस में आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कॉस अल्फा लिखना पड़ेगा। तो अब इसको और इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा आएगा, यहाँ पर आपका 0 है ना,
यहाँ पर आपका कॉस अल्फा आएगा और यहाँ पर आपका माइनस साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा ये टर्म तो लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होके, इसलिए इस टर्म को हम नहीं लिखेंगे, बाकी के टर्म को लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा में जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, और फिर माइनस क्या आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा आ जाएगा हमारा। और फिर देखिए यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाएगा, और माइनस कॉस अल्फा में जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा। तो अब जो है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये जीरो से माइनस ये घटेगा, तो चलिए कोई बात नहीं है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और हमारा आ जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा, है ना। तो ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ सेम क्वांटिटी आ गया और कैंसिल होकर के ये हमारा वैल्यू जो निकल के आया वो हमारा जीरो आ गया, है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हर प्रश्न में आप देख रहे हैं कि एक्सपेंशन ही हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, आपको यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट को इक्वल करके एक दिया हुआ है इक्वेशन टाइप का, और आपको x का वैल्यू निकालना है, तो इसको भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग इसको भी बोर्ड से देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या करना है हम लोगों को। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, एग्जाम्पल 5 का ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड x, हम लोग को x निकालना है, और यहाँ पर दिया हुआ है 3x और यहाँ पर x1, है ना। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी हम लोग चलेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में 2 अंक में पूछे जा सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, 1 अंक में भी पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल आपके पास है तो आप 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 2 नंबर का क्वेश्चन हो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपका 3 × 1 माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 1 माइनस 4 × 2, और यहाँ से आप देख लीजिए आपका आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8, है ना। अब यहाँ देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 आया, इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 8 आ गया, तो एक्स का वैल्यू आपका क्या हो गया प्लस माइनस 2√2 निकल के चला आया। तो इस प्रकार आपने एक्स का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया है ना। तो ये आप देख लीजिए ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर तो अब तक जितना भी क्वेश्चन हम देखे हैं ये सारे क्वेश्चन जो है सिंपल एक्सपेंशन से बन रहा था, लेकिन अब हम लोग प्रॉपर्टीज लगाकर एक्सपेंड कैसे किया जाता है उस तरह के प्रॉब्लम्स को भी अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, और अगला एग्जाम्पल जो है हमारा इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसको मैं बोर्ड पे ही लिख दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका है 102, 18 और 36 है, यहाँ पर 1, 3 और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर है 17, 3 और 6 है। इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 6 × 17। 102 को आप क्या लिख सकते हैं 6 × 17, है ना। और आप 18 को लिख सकते हैं 6 × 3, और 36 को लिख सकते हैं 6 × 6। आप देख रहे हैं कि तीनों में 6 कॉमन है। अब बाकी के टर्म को हम ऐसे ही उतार दे रहे हैं, यहाँ 17, 3, 6 है ना। अब देखिए अभी अगर देखिए फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट में 6 जो है एक फैक्टर के रूप में मौजूद है, तो 6 को कॉमन लिया जा सकता है, मैंने प्रॉपर्टीज में आपको बताया था। तो चलिए हमने ये इस रो से के प्रत्येक एलिमेंट में 6 मौजूद है, तो 6 को मैंने कॉमन कर लिया है। तो कॉमन करने पर यहाँ क्या आ रहा है 17, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, यहाँ 1, 3, 4 और यहाँ पर 17, 3, 6 ऐसा हो रहा है ना। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 3 को यहाँ पर लगाया गया है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखिए आपको बताया गया था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू 0 होता है। तो आप देखिए तो यहाँ पर R1 जो पहला रो है और R3 जो तीसरा रो है, इन दोनों रो में जो है आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6 × 0 करेंगे तो यहाँ से 0 आपका चला आएगा, है ना। तो यहाँ भी देख लीजिए कि सिंपली ये क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है पहले, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के रूप में लिया है। चलिए अब जो है एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं,
और देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए ये हम लोग स्लाइड में देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल 10 है, सो दैट ए बी सी पहले रो में है, दूसरे में रो में है a + 2x b + 2y c + 2z और नीचे थर्ड रो में x y z है और इसका वैल्यू हम लोग को 0 कैलकुलेट करके दिखाना है, शो करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको। ये जो हमारा LHS है, ये आपका, इसको हमको RHS को 0 दिखाना है। ये एग्जाम्पल आपका 10 है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारा LHS क्या है, हमारा LHS है यहाँ पर a b c और यहाँ पर a + 2x, यहाँ पर है b + 2y और यहाँ पर c + 2z है, यहाँ पर x y और z है। ठीक है, अब देखिए आप याद कीजिए, मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टी में ही कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स 2 नंबर्स के सम के रूप में लिखा हुआ हो तो उसको हम 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर a b c लिख देते हैं, यहाँ पर a b c लिख देते हैं, यहाँ पर x y z लिख देते हैं और यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं a b c, यहाँ पर 2x 2y 2z और यहाँ पर लिख सकते हैं x y z। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब अगला प्रॉपर्टी भी यहाँ पर देखिए कि इसमें R1 और R2 यानी रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो सेकेंड रो है R2, उसमें से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 को अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, a b c, यहाँ x y z और यहाँ भी x y z आ गया। और देखिए कि यहाँ पर R2 और R3 यानी रो 2 और रो 3 भी आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो ये 0 + 2 × 0 जो होगा ये बराबर 0 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग RHS को प्रूफ कर चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है बोर्ड परीक्षा में, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के रूप में चुना है। इस तरह का प्रॉब्लम जो है आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए अब जो है अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न जो है इसको जरा देखा जाए, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, है ना। अब देखिए इसमें हमारा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा देखिए हम लोग अब थोड़ा धीरे धीरे करके डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए कोई भी चैप्टर आप शुरू करते हैं तो 3 लेवल होता है। एक आपका बेसिक लेवल क्वेश्चन होता है जो फंडामेंटल क्वेश्चन होता है ना, जो आपको चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन जो है इंटरमीडिएट लेवल का यानी डिफिकल्टी लेवल उसका एवरेज होता है, फिर जाकर के डिफिकल्टी लेवल हाई होता है। तो हम लोग उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए प्रूव दैट, आपको एक डिटरमिनेंट यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें पहले रो में a है, a + b है, a + b + c है, 2a है, 3a + 2b है, 4a + 3b + 2c है, 3a + 6a + 3b, है ना। उसके बाद 10a + 6b + 3c, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का अब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो है a + b और a + b + c, ऐसा है। उसके बाद है 2a और यहाँ आपका है 3a + 2b और यहाँ आपका है 4a + 3b + 2c और इसके बाद है आपका 3a और आपका है 6a + 3b और आपका है 10a + 6b + 3c। देखिए ये जो डिटरमिनेंट है इसको आपको लाना है a³ के बराबर, यानी ये LHS है तो इसका RHS जो है a³ आएगा, ऐसा आपको लाना है। तो यहाँ पर आपको ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तभी ये हम लोग बना सकते हैं। तो हमको लगता है कि अगर यहाँ पर a है और यहाँ पर 2a है तो अगर हम ऐसा करते हैं कि रो 2 में से रो 1 के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएं तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। और उसी तरह से अगर रो 1 के एलिमेंट्स में अगर 3 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से घटा ले तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। जब यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा तो हम आसानी से फिर उसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लेंगे, एकदम आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर करते हैं अप्लाइंग, या अप्लाई करते हैं R2 को हम लोग बदलते हैं R2 - 2R1 में, एंड और फिर हम लोग R3 को बदलते हैं R3 - 3R1 बी गेट, ऐसा हम लोग कर लेते हैं इसमें। तो ऐसा करने से क्या होगा देख लीजिए, पहला वाला जो रो है जैसे है वैसा ही उतार देते हैं इसको, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं इसलिए इसको ऐसा ही उतार देते हैं। अब इसमें देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा रहे हैं। तो चलिए यहाँ 2a होगा, 2a में से 2a जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0, है ना। इसमें घटाएंगे तो 2a - 2b होगा तो 2b कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। और इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 2b + 2c आएगा तो 2c कट जाएगा, है ना। 4a में से 2a जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 2a और यहाँ पर 3b में से 2b जाएगा तो बच जाएगा b, है ना। तो ये आ जाएगा।
और फिर देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, और यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3a माइनस 3b होगा, तो 3 आपका 3b कैंसिल हो जाएगा, 6a में से 3a घटेगा तो आपका यहाँ पर 3a आ जाएगा, है ना। और फिर इसी तरह से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका यहाँ पर 10a में से 10a है उसमें से 3a घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा 7a आ जाएगा, है ना। और उसी तरह से यहाँ 3b है, यहाँ 6b है तो यहाँ पर 3b बचेगा और 3 से तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग देख रहे हैं कि इसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना आसान होगा, तो हम लोग यहाँ करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1, इसलिए हम लोग C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि इसके 2 एलिमेंट्स तो 0 हैं, तो हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे a इंटू ये, इसको हटाएंगे, है ना, और इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखा आएगा a, यहाँ 2a प्लस b, यहाँ आपका 3a आएगा, यहाँ पर आपका 3a 7a प्लस 3b आएगा, है ना। अब यहाँ से इसको जो है हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ से हम लोग नहीं तो हम लोग अगर नहीं, एक बात हमको और लगता है, इसको तो और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी ऐसे भी बन सकता है, लेकिन हमको लगता है कि इसको और थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई किया जाए, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, और हमको लगता है कि अगर इसमें हम लोग R3 में से 3R2 कर दें, यहाँ देखिए यहाँ पर आपका a दिख रहा है और यहाँ पर आपका 3a है, तो अगर हम इस रो में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा लें तब तो मेरा काम और आसान हो जाएगा ना। तो चलिए वही काम हम लोग करते हैं। यहाँ पर पहला रो जैसे है उसको तो वैसा ही उतार लेते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस c, है ना। अब इसमें इसको जो सेकंड है, सेकंड भी जैसे है वैसा ही उतार लेते हैं, लेकिन अब इसमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही आएगा, और यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा, है ना, यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा। और यहाँ जब आप घटाइएगा इसमें से 3 कर करके तो क्या करिएगा, यहाँ पर 6a हो जाएगा तो 7a में से 6 आ जाएगा तो ये बचेगा a, और 3b आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो गया। हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किए, यहाँ पर हम लोग अप्लाई किया है, अप्लाइंग ये R3 जो है उसको हम लोग कर दिए R3 माइनस 3R2, ये अप्लाई हम लोग यहाँ पे किए, है ना। तब हम लोग का ऐसा आ गया। और अब इसको एक्सपेंड करना ज़्यादा आसान है। अब हम इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, a इंटू, है ना, यहाँ पर a लिखना पड़ेगा a, और यहाँ पर 2a प्लस b, है ना, यहाँ 0 और यहाँ पर a, तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको और इससे इसको तो क्या हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर और माइनस 0 इंटू 2a, ये तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका a क्यों निकल के आ गया ना, RHS। इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या, यहाँ पर 1, 2 और 3 तरह का रो ऑपरेशन हम लोग को यहाँ पर लगाना पड़ा, तब जाकर के ये सॉल्व हुआ। और देखिए हमेशा आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ पर लगेगा, ये आप खुद से कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, बिना एक्सपेंड किए हमको प्रूव करना है कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड प्लस x पहले रो में है, जेड एक्स वाई दूसरे रो में है, 1 1 1 तीसरे रो में है, और इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है कि ये 0 आएगा बिना एक्सपेंड किए हुए। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो बिना एक्सपेंड किए सॉल्व करना है, दैट मीन टू से कि हम लोग को यहाँ पर प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। तो प्रॉपर्टी हम लोग लगा लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है ना। हम लोग हमेशा मैथ में यही चीज कोशिश करना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन को एकदम सिंप्लीफाई करके शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में बनाएं, है ना, ताकि गलती होने का चांसेस ही नहीं रहे। अब हमारा जो अगला एग्जांपल 12 है, इसमें देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ है आपका डेल्टा का वैल्यू, है ना, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और यहाँ पर आपका है जेड प्लस एक्स, और उसी तरह से यहाँ पर है जेड है, एक्स है, वाई है, और यहाँ 1 है 1 है 1 है। देखिए बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, अगर हम ऐसा यहाँ पर करें कि ये जो R2 है इसको ले जाकर के अगर R1 में जोड़ दें तब तो मेरा काम आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें तीनों जो है x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, अप्लाई क्या करते हैं हम लोग, R1 में हम R1 प्लस R2 करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, और नीचे आपका जेड एक्स वाई है, और यहाँ 1 1 1 है। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों जगह पे है। तो ऐसा करते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड को हम कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचा, 1 1 1 बचा, यहाँ जेड एक्स वाई बचा, और यहाँ भी 1 1 1 बचा। अब देख लीजिए कि यहाँ पर पहला रो और तीसरा रो आइडेंटिकल हो गया, तो वैल्यू तो इसका 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे और इंटू 0 करेंगे, तो इसका वैल्यू हमारा 0 निकल के आ गया। और यही RHS हमारा आता भी है, ये हमारा LHS था
और RHS का वैल्यू हमारा 0 आ गया। इसमें हम लोग को एक्सपेंशन करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। तो चलिए बहुत आसानी से ये कैलकुलेट हो गया। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं और हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसमें इवैल्यूएट करना है डेल्टा इक्वल टू 1ABC 1BCA 1CAB, है ना। इसका वैल्यू कैलकुलेट करके हमको लाना है। तो देखिए यहाँ पर तो हमको प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा और प्रॉपर्टी लगा के ये वैल्यू ला सकते हैं ऐसा करके, है ना। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन भी देख रहे हैं। देखिए अभी तक हम लोग डिटर्मिनेंट में जितने भी प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं उसमें प्रॉपर्टीज का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और मैं पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज पर इसीलिए ज्यादा फोकस कर रहा था कि बिना डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किए आप डिटर्मिनेंट में एक डिग्री भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है 1ABC, है ना, उसके बाद 1BCA और यहाँ पर है 1CAB, है ना। इस तरह से हो गया। तो देखिए अब हमको क्या करना है कि हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम चाहेंगे ना कि कोई भी रो या किसी भी कॉलम में 0 आ जाए तब एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं हम कि रो 2 में से रो 1 को घटाते हैं, ये अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अप्लाइंग R2, है ना, यहाँ पर R2 को करते हैं R2 माइनस R1, है ना, और R3 को करते हैं R3 माइनस R1, ऐसा कर देते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पहला रो जैसे था वैसे ही उतार लेते हैं, 1ABC हो गया और इसको क्या कर सकते हैं 0, यहाँ हो जाएगा आपका A माइनस B, है ना, और ये आपका हो जाएगा CA माइनस, है ना, यहाँ से आप CA माइनस CB होगा तो C कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर A माइनस B बचेगा। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए घटाएंगे तो 0, यहाँ पर आ जाएगा C माइनस A और यहाँ पर क्या होगा B को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर A माइनस C, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपका आ गया है। अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमको लगता है कि कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, हमको लगता है कि A माइनस B इसमें से कॉमन करिए और C माइनस A इसमें से कॉमन करिए, है ना। तो अगर देखिए ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग A माइनस B को कॉमन करते हैं और यहाँ से हम लोग C माइनस A को कॉमन करते हैं तो ऊपर जैसे है वैसा ही लिखा जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 और A माइनस B को कॉमन कर लेते हैं, 1 बचा और यहाँ C बच गया। और यहाँ देख लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और हम C माइनस A कॉमन किए हैं और यहाँ A माइनस C है तो यहाँ निश्चित रूप से क्या बचेगा, माइनस B बच जाएगा। तो ऐसा हम लोग कर लिए हैं, है ना। अब जो है हम लोग एक्सपैंड करते हैं इसको कहाँ, फर्स्ट कॉलम के अलोंग, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग C1। अगर C1 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं तो बी गेट क्या हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि A माइनस B और C माइनस A है और यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर 1 है, 1 को हम लिख देते हैं। उसके बाद ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1C और 1 और माइनस B बचेगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा A माइनस B C माइनस A और 1 है तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस B और माइनस C हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको माइनस B और माइनस B है और 1 मिनट, यहाँ पर जो आपका है इसको अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे C आ रहा है, यहाँ पर तो इसको अगर देखें तो यहाँ पर BC माइनस CA अगर करते हैं, है ना, BC माइनस CA कर CA माइनस BC करते हैं तो CA माइनस BC करेंगे तो C कॉमन लेंगे तो यहाँ पर A माइनस B बचेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आपका A माइनस B बचेगा। तो यहाँ पर से हम लोग कॉमन किसको किए हैं, B माइनस A माइनस B है, हम लोग को यहाँ पर कॉमन करना था किसको, अगर यहाँ से हम घटाते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ ना, यहाँ पर B माइनस A होना चाहिए था जो मैंने A माइनस B लिख दिया था। चलिए यहाँ पर इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर B माइनस A होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर B माइनस A होना चाहिए। तो हम लोग सब जगह यहाँ पर B माइनस A कर देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग B माइनस A कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, होता है। अब जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गया माइनस B और माइनस B हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, जब B माइनस A हो जाएगा तो यहाँ पर तो हमको लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पर तो हमको माइनस C लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पर जो है B माइनस A को कॉमन लिया तो यहाँ माइनस C, तो यहाँ भी माइनस C करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये प्लस C आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये B माइनस A है, यहाँ C माइनस A है और यहाँ C माइनस B है, ठीक है। तो अब जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, अब जो है हम लोग यहाँ से अगर माइनस कॉमन करें तो यहाँ A माइनस B होगा, यहाँ से माइनस, ये तो C माइनस A सही है, यहाँ से माइनस कॉमन करें तो B माइनस C होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A हो जाएगा, है ना।
इस तरीके से हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस चिन्ह का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अक्सर मैथ में ऐसा गलती होता है कि जल्दीबाजी में हम लोग प्लस और माइनस का साइन जो है गड़बड़ कर देते हैं और टाइम ज़्यादा लग जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। चलिए बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब जो है अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न जो है क्या होने वाला है, इस पर थोड़ा सा देखें हम लोग कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सब प्रॉपर्टीज पर बन रहा है। ये क्वेश्चन नंबर अगला जो है ये भी हम लोग उसी के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो मेनली हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन एक हमारा है, प्रूफ करना है कि b + c है ना, और a और यहाँ भी a, और यहाँ पर आपका है b, यहाँ पर आपका है c + a, और यहाँ पर है b, और यहाँ पर है c, यहाँ भी है c, और यहाँ है a + b, और इसका वैल्यू आपको निकालना है कि इसका वैल्यू 4abc आएगा। इसका वैल्यू आपको निकालना है और दिखाना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 4abc आएगा। तो हम लोग इसको डेल्टा मान लेते हैं, लेट डेल्टा इतना है आपका। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं R1 में से घटाते हैं R1 - R2 - R3, ऐसा करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम ये b, इसमें से b और c दोनों घटाएंगे तो यहाँ का टर्म तो आपका 0 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए a - c माइनस है तो a कैंसिल होगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -2c, और इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा -2b, है ना। देख लीजिए घटा करके, यहाँ a - b और माइनस है तो a तो कटेगा, -b बिल्कुल -2b हो जाएगा। और बाकी नीचे जो जैसे है वैसे उतार लेते हैं, जिस नीचे जो है जैसे है वैसा ही उतार लेते हैं हम लोग। यहाँ भी c है a+, और यहाँ पर a + b है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं। तो एक्सपैंड करते हैं किस रो के अलॉन्ग, यहाँ पर कॉलम के अलॉन्ग, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C1। हम लोग C1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं तो क्या होता है जरा देखिए, यहाँ पर C1 के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं। तो देखिए इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ तो आपका 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा c + a, b और c, और यहाँ पर a + b आएगा, ठीक है। और तो इसके अलॉन्ग हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा यहाँ पर, चूंकि ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है तो -1 का पावर यहाँ 3 देंगे तो ये माइनस में आएगा। तो -b इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -2c - 2b, है ना, और c, और यहाँ पर a + b, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलॉन्ग करेंगे तो +c होगा, क्योंकि ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है तो -1 का पावर 4 होगा तो प्लस में ही आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -2c - 2b, और यहाँ c + a, और यहाँ पर b, इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो अब जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। तो लेकिन अब हम लोग इसको रो वाइज अगर एक्सपेंड किए, हम चाहते तो कॉलम वाइज भी कर सकते थे। तो चलिए एक ही बात है, रो वाइज भी कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको इस रो के अलॉन्ग भी कर सकते थे एक्सपेंड, इस कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे वैल्यू आपका सेम ही आएगा। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेगा वैल्यू आपका वही आएगा। तो चलिए यहाँ पर तो ये आपको पहला टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, तो पूरा 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे किसको, इसको और इसको लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, -b इंटू यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा -2ac और -2bc हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा तो +2bc आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। नीचे से ऊपर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, c इंटू यहाँ पर हो जाएगा -2bc, है ना, और माइनस आपका हो जाएगा क्या, माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ -c + a जो है इंटू 2b हो जाएगा यहाँ पर, है ना। -2b हो जाएगा तो माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं +2bc, है ना, और +2ab, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब जो है यहाँ से देख लीजिए कि ये 2bc कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +2abc आ जाएगा। और यहाँ भी देख लीजिए कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी 2abc प्लस में आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 4abc आ जाएगा। देखिए इस तरह से आंसर भी आ गया आपका 4abc। यही आपको RHS में प्रूव करना था, तो आपका RHS जो है इस तरह से निकल गया। ये प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो देख रहे हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम जो है हम लोग आसानी से प्रॉपर्टी लगा करके सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए आप एक अगले ट्विस्टेड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, तो देखिए उस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग स्लाइड की ओर देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है आपका, इफ x, y, z आर डिफरेंट, अगर x, y, z तीनों डिफरेंट हैं
एंड डेल्टा इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यू बाई वाई स्क्वायर 1 प्लस बाई क्यू जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यू इक्वल टू 0, देन आपको प्रूव करना है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ऐसा आपको लाना है। देखिए क्वेश्चन जो है हमारा अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हार्ड होते चला जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, हार्ड हो रहा है फिर भी हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, ये आपका डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका एक्स एक्स स्क्वायर और क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पर है वाई वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्यू है शायद, हाँ क्यू है, चलिए यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर भी आपका वाई क्यू है ना, और यहाँ पर है जेड जेड स्क्वायर और 1 प्लस जेड क्यू है, और इसका वैल्यू आपको 0 दिखाना है कि इसका वैल्यू 0 होगा, और एक्स वाई जेड आपका डिफरेंट दिया हुआ है। तो देखिए हम प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर, जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं ये दो, ये इस कॉलम के तीनों एलिमेंट्स जो है दो टर्म के सम के रूप में लिखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दो अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर 1, यहाँ वाई स्क्वायर 1 और यहाँ जेड स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, और प्लस इसको लिख सकते हैं फिर क्या एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर वाई क्यू और जेड स्क्वायर जेड क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो है इस तरह से हम लोग कर चुके हैं इसको। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा हम पढ़े थे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस का साइन लगता है, तो हम लोग वही काम करते हैं यहाँ पर, है ना। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इंटरचेंज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस पहले हम इसको यहाँ अगर लाते हैं, अगर C3 को C1 की जगह पर लाएंगे और इसको वहाँ भेजेंगे तो एक माइनस का साइन आएगा, लेकिन अगर फिर ये 1 यहाँ चला है, फिर हम इसको यहाँ भेजेंगे और इसको वहाँ भेजेंगे, तब क्या होगा, तब फिर से एक माइनस का साइन आएगा, और माइनस माइनस फिर प्लस होगा, तो यानी माइनस का साइन यहाँ पर 2 बार आ जाएगा, -1 का साइन 2 बार हो जाएगा। तो 1 1 1 को हम यहाँ लिख देते हैं, है ना, एक्स वाई जेड को हम यहाँ लिख देते हैं, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को हम यहाँ कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या किए हम लोग, यहाँ पर C3 और C1 को इंटरचेंज, यहाँ पर हम क्या किए, तो यहाँ पर हम C3 को इंटरचेंज किए C2 से, है ना, C3 को C2 से इंटरचेंज किए और फिर C2 को इंटरचेंज कर दिए C1 से, तो ये एक ऑपरेशन हमारा ये लग गया इसमें, है ना। ऐसा करने के बाद अब यहाँ पर जैसे है इसको भी हम लोग, इसमें से क्या हो सकता है कि इसमें से x निकल जाएगा कॉमन, इसमें से y कॉमन निकलेगा, इसमें से z कॉमन निकलेगा, तो तीनों में से निकाल रहे हैं x y और z कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या बच रहा है 1, यहाँ बच रहा है x और यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पर बच रहा है 1, यहाँ पर y और यहाँ y स्क्वायर, यहाँ बच रहा है 1, यहाँ z और यहाँ z स्क्वायर, है ना। इस तरह से आ गया। तो आप देखिए ये वाला टर्म जो है दोनों में कॉमन हो गया ना, ये डिटरमिनेंट इसमें भी है, ये डिटरमिनेंट इसमें भी है, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड और जेड स्क्वायर, इसको अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, ऐसा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर से हम देखते हैं कि अब क्या होगा इसमें आगे। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग फिर से आगे फिर एक्सपेंड करते हैं, तो अब देखिए क्या होगा इसमें। एक्सपेंशन में क्या करेंगे हम लोग कि R2 में से अगर R1 घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, है ना, और R3 में से भी R1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग R2 में R2 माइनस R1, और फिर हम लोग क्या करते हैं R3 में R3 माइनस R1 करते हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसके रो के कोई दो एलिमेंट को 0 कर दें और एक्सपेंशन हमारा आसान हो जाए। तो आप देखिए यहाँ R2, तो R1 में तो कुछ करना नहीं है, तो R1 जैसे है वैसे ही उतार दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पर घटा रहे हैं तो यहाँ इसको 0 लिखना पड़ेगा, इसको y माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, इसको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और इसी तरह से यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ पर आपको z माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई जेड, जैसे वैसे उतार लिए हम लोग। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि अब इसको एक्सपेंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर रहे हैं बी गेट। इसको हम C1 के अलोंग क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि C1 में बाकी का दो टर्म जो है एलिमेंट 0 हो गया है, तो इसके अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये जैसे है वैसे उसको उतार देते हैं, और इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ z माइनस एक्स और यहाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा,
है कि नहीं। अब यहाँ से भी आप देख लीजिए, यहाँ से हमको लगता है कि y माइनस एक्स और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं y माइनस एक्स और z माइनस एक्स को कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पर 1 प्लस एक्स प्लस वाई एक्स सॉरी 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड है ही, यहाँ बच गया क्या 1 और यहाँ बच गया y प्लस एक्स, है ना, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया क्या बच गया z प्लस एक्स, है ऐसा बच गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें थोड़ा सा तो मेरा काम हो जाएगा, तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो यहाँ से आप इसको हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ से देख लीजिए यहाँ से आपका हो जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स बाई जेड इक्वल टू। अब देखिए इतना का वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में इसका वैल्यू क्या दिया हुआ था, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि इसका वैल्यू आपका 0 दिया हुआ है। लेकिन अगर आप कभी भी y माइनस एक्स को 0 नहीं कर सकते हैं, z माइनस एक्स को 0 नहीं कर सकते हैं और z माइनस वाई को 0 नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही तो कहा गया है कि एक्स वाई जेड डिफरेंट है। अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक्स वाई जेड तो बराबर आ जाएगा, इसलिए आपको इन तीनों फैक्टर में कोई भी फैक्टर 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर 0 बचा कौन, तो बच गया हमारा ये, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड जो है ये 0 होगा। और यही आपको प्रूफ करना था, ये हम लोगों ने प्रूफ करके ले आया है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व किया जा चुका है, ठीक है ना। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा देखिए प्रॉपर्टी पर आधारित जितने भी प्रॉब्लम्स थे मैं बारी बारी से आपको बता चुका हूं, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो कभी ना कभी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक तरह का क्वेश्चन तो बहुत देख लिए, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल है ना, 11 क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है और इसका कोऑर्डिनेट अगर x3 y3 है, तो एरिया ट्रायंगल आप निकालते थे कैसे, एरिया ट्रायंगल ABC अगर निकालना रहता था तो आप क्या करते थे, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, ऐसा आप लिखते थे। और लिखने के बाद इतना लिखने के बाद क्या करते थे, मॉड का साइन लगाते थे, ये मॉडुलस का साइन लगाते थे। और मॉडुलस का साइन आप इसलिए लगाते थे ताकि अगर क्वांटिटी कुछ नेगेटिव भी आ जाता है तो वो मॉड के अंदर आने के बाद नेगेटिव नहीं होता है बल्कि पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये डिटरमिनेंट साइन नहीं है बल्कि मॉड का साइन है। लेकिन एरिया निकालने का ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने फार्मूला पढ़ा था, लेकिन चूंकि आप डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें एरिया निकालने का एक फार्मूला होता है। इस तरह से एरिया आप निकाल सकते हैं ऐसे, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप एरिया निकाल सकते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फार्मूले पर नहीं बल्कि इस फार्मूले पर बनेगा, है ना। और अगर नेगेटिव आएगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन उसी टाइप का है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आप स्लाइड की ओर देख सकते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 और 5 1। तो ऐसा करेंगे, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लेंगे, फॉर्मूला पे बैठा देंगे इस तरह से। देखिए हमारा जो एरिया निकालना है वो कैसे निकलेगा, हमारा एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल आपका दिया हुआ है इस तरह से। तो ट्रायंगल में एक वर्टेक्स जो आपका है वो 3 8 दिया हुआ है, इस पॉइंट का वर्टेक्स। एक दूसरा वर्टेक्स जो है इसका कोऑर्डिनेट आपका -4 2 दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट आपका 5 1 दिया हुआ है ना। तो आप क्या करिएगा, एरिया निकालिएगा। तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाए थे आप, यही पढ़े थे आप लोग फार्मूला के हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, यही फार्मूला था। इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मानते हुए अगर हम इसको लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 3 8 1, ये आ जाएगा -4 2 1 और यहाँ 5 1 1, ऐसा आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हाफ इंटू, है ना, इसको कैलकुलेट करना है, एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउंग। चलिए फर्स्ट रो के अलाउंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू, यहाँ पर 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 -1 इंटू 1, ऐसा कर सकते हैं। या सीधा लिखते हैं 2 - 1, ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों करने जाए, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर -8 होगा तो इसको हटाते हैं, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4
और -5 हो जाएगा इस तरह से। और फिर यहाँ पर 1 है तो फिर यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं तो क्या हो जाएगा -4 और -10 इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको हाफ इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 3 और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस आपका 9 है और -8 से गुना हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 72 और यहाँ पर -14 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ 75 में से 14 को घटाएंगे तो 61 आएगा। तो आपका 61/2 स्क्वायर यूनिट एरिया निकल के चला आया। अगर मान लीजिए कि ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। चलिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, आप जरा इसको भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह से स्लाइड पे बता देता हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A13 B00 यूजिंग द डिटरमिनेंट फाइंड K इफ DK0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। यहां पर कह रहा है कि आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। एक ऐसे लाइन, आपको पता है कि 2 पॉइंट से एक लाइन खींचा जाता है, तो यहाँ 2 पॉइंट दिए गए हैं, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 3 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 और A और B पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो मान लेते हैं कि इस लाइन में कहीं पर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है XY, यानी A और B पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसी लाइन पर एक PXY पॉइंट लाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A P और B तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हो गया, यानी तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर है तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। और कोलिनियर पॉइंट से कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो अगर हम उससे बने ट्रायंगल का एरिया अगर 0 दिखा दें तो हमारा अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन आएगा y बराबर 3x, यानी लाइन का इक्वेशन यहाँ पे बन गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और एक D पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इससे बने ट्रायंगल का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। यानी हमको x1/1 x2/2 x3/3 दिया हुआ है, फॉर्मूला पर सेट कर दिए हम लोग और एरिया आपका 3 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एरिया प्लस और माइनस दोनों में लिया गया है, और प्लस और माइनस दोनों में इसलिए लिया गया है कि हो सकता है कि एरिया नेगेटिव आया हो या हो सकता है एरिया पॉजिटिव आया हो, तो इसलिए यहाँ पर संभावना है कि हम जो एरिया है उसको प्लस और माइनस दोनों में लेके चलें। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा K का वैल्यू जो है +-2 निकल के आ गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन था, आप इसको भी देख लिए हैं। चलिए अब जो है अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट 1 -2 4 3। इसका माइनर और कोफैक्टर बताना है। तो देखिए अब हम लोग इसको बोर्ड पे समझते हैं कि कैसे हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी हम लोग को एक यहाँ पर 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट है 1 है, -2 है और आपका 4 है और यहाँ 3 है। इसका हमको माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपका A11 कितना है, A11 यहाँ पर 1 है, A12 कितना है, ये आपका -2 है, A21 कितना है 4 है और A22 कितना है आपका, तो A22 आपका दिया हुआ है 3, है ना। यानी ये आप इस तरह से समझ ही सकते हैं। अब हमको निकालना है माइनर ऑफ क्या, माइनर ऑफ M11 का मतलब क्या हुआ, माइनर ऑफ एलिमेंट A11। तो कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, है ना। अगर हमको M12 निकालना है तो हम इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, है ना। उसी तरह से अगर हमको निकालना है M21 निकालना है, इसका हमको माइनर निकालना है तो इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा। और उसी तरह से हमको M22 निकालना है, यानी A22 एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है तो इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। तो ये माइनर इस तरह से निकालते हैं हम लोग, है ना। ये तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का माइनर है। और कोफैक्टर अगर निकालना है तो क्या होगा कोफैक्टर, यानी A11 A12 A21 और A22 कोफैक्टर अगर निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 का पावर क्या देंगे, 1 + 1 इंटू M11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस में ही आएगा, ये -1 का स्क्वायर करेंगे, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 3 आएगा, है ना। और अगर इसका वैल्यू निकालना है तो ये -1 का पावर 1 + 2 हो जाएगा इंटू M12 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 और इंटू यहाँ पर आ जाएगा 4, तो इसका वैल्यू आपका -4 आ जाएगा, है ना। उसी तरह से आप इसको देख लीजिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 1 इंटू M21। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में ना, तो ये 1 इंटू और इसका वैल्यू -2 है, इसका वैल्यू -2 निकल के आ जाएगा।
और इसका वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा -1 का पावर 2 + 2 इंटू m22, तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1 × 4 यानी आपका 4 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको भी। m22 का वैल्यू कितना आएगा, m22 का वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू 1 होगा, सॉरी यहाँ पर तो 1 होना चाहिए ना। इसका अगर माइनर निकाल रहा है तो ये एलिमेंट ये कॉलम घटेगा तो ये आएगा ना, तो हाँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये तो आपका 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना था, बहुत इजीली निकल गया, है ना। माइनर कोफैक्टर निकालना तो आप लोगों को बताया गया था पिछले वीडियो में भी, है ना, तो आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। 3 ऑर्डर का निकालना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये 1 ऑर्डर का था तो ये बन गया, है ना। अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर जो अगला है, इसमें कहा जा रहा है कि इफ a = 1 3 3 1, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, देन वेरीफाई दैट a × adjoint a is equal to determinant of a into identity matrix and also find a inverse। देखिए इसमें आपको 2 काम करना है। पहला काम करना 2 नहीं, इसमें हाँ 2 काम करना है। इसमें आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आपको एडजॉइंट ए निकालना है और फिर दिखाना है कि जो एडजॉइंट ए है और मैट्रिक्स ए है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, और फिर उसका इनवर्स भी आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप कैसे सॉल्व करिएगा इसको आप समझिए। देखिए आपका यहाँ पर मैट्रिक्स से क्वेश्चन आ गया है, डिटरमिनेंट में अब मैट्रिक्स का एंट्री हो गया है। तो मैट्रिक्स तो मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया था। तो देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 3 3, है ना। उसके बाद 1 4 3, उसके बाद दिया हुआ है 1 3 4। ये क्या है, तो ये आपका एक मैट्रिक्स है ना, ये एक मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स है आप जो है इसका डिटरमिनेंट निकालिए पहले, है ना। आपको जो करना है उसके लिए तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो डिटरमिनेंट ए का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × इसको 1 × करिएगा तो ये हटेगा तो ये हो जाएगा 16 - 9, और फिर -3 × ये माइनस में आएगा ये टर्म, तो ये हटेगा तो क्या हो जाएगा 4 - 3, इस तरह से आएगा। और उसके बाद +3 × इसको हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 - 4, तो ये आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा 9 7 16 होता है तो 7 हो गया, और यहाँ पर आपका -3 हो गया, और ये आपका ये भी आपका हो जाएगा -3, है ना। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 - 6 यानी 1 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए का जो कोरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। अगर यहाँ पर ये 0 आता तो हम इसका इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते थे, मैंने आपको बताया था कल भी। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमको कोफैक्टर्स निकालने होंगे, है ना। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं इसके। तो यहाँ पर आप देखिए कोफैक्टर हम लोग A11 का कोफैक्टर निकालेंगे, है ना। A11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आप निकालिएगा। देख लीजिए A11 कैसे निकालिएगा कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसको हटाइए तो यहाँ पर 16 होगा, है ना। 16 - 9 होगा तो 7 आएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, साइन जो है वो प्लस में होगा, तो चलिए 7 यहाँ प्लस में आएगा। उसी तरह से A12 निकालिएगा, तो A12 निकालिएगा तो क्या आएगा, इसको हटाइएगा, है ना, इसको हटाइए और इसको हटाइए तो क्या आ जाएगा 4 - 3 यानी आपका आएगा 1, लेकिन साइन आपका क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। और इसी तरह से कोफैक्टर इसका निकालिएगा तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो 3 - 4 -1 आएगा, है ना। तो इस तरह से इसका कोफैक्टर A13 का A13 का माइनस, इसका भी -1 आएगा। तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, जैसे हमने तो यहाँ पर निकाल दिया, इस तरह से आप बाकी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता दे रहा हूँ कि A21 का वैल्यू कितना होगा, A22 का वैल्यू कितना होगा, A23 का वैल्यू कितना होगा, है ना। डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, A31 का वैल्यू निकालिएगा, A32 का वैल्यू निकालिएगा, A33 का वैल्यू निकालिएगा। तो देखिए A21 का वैल्यू आप निकालिएगा तो ये आपका -3 आएगा, आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। और A22 का वैल्यू 1 आएगा, और A23 का वैल्यू आपका 0 आएगा। और उसी तरह से आपका A31 का वैल्यू आ जाएगा -3, और A32 का वैल्यू आ जाएगा 0, और A33 का वैल्यू आपका हो जाएगा 1, है ना। तो इस तरीके से आप जो है निकाल दीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपको फैक्टर से यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय
कोफैक्टर्स से बना हुआ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फिर आप इसको लिखिएगा तो तब कैसे लिखिएगा, 7 -1 -1 -3 1 0 और फिर -3 यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, इस तरह से आएगा, है ना। लेकिन आपको एडजॉइंट निकालना है ना, तो आप एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप एडजॉइंट ए जब लिखिएगा, एडजॉइंट ए आप लिखिएगा तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा इस तरह से 7 -1 -1, ये हो जाएगा आपका -3 1 0 और ये आपका हो जाएगा -3 0 और 1, इस तरह से हो जाएगा ऐसे, है ना। तो ये आपका एडजॉइंट ए निकल के आ गया इतना। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू तो आप निकाल दिए। पहले आप क्या किए कि कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाए और जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनाया अब उसका ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब जो है यहां तक तो हम काम कर लिए। अब हमको क्या करना है, हमने एडजॉइंट ए भी निकाल लिया है ना। हम लोग एडजॉइंट ए निकाल चुके हैं। तो अब ए मैट्रिक्स ए में एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे तो क्या होगा जरा देखिए। तो ये 1 3 3 1 4 3 1 3 4 एक मैट्रिक्स ए हुआ जो कि ए है, और यहाँ 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1, इस तरह से है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन का रूल भी क्या होता है ये भी पता है आपको। तो अब हम क्या करते हैं कि ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 × 7 + 3 × -1 और +3 × -1, और उसी तरह से करेंगे, है ना। फर्स्ट रो को अब इससे करेंगे तो 1 × -3, है ना, +3 × 1 और +3 × 0, और पर क्या करेंगे और इस तरह से तीसरा हो जाएगा 1 × -3 और आपका 3 × 0 और +3 × 1, ये पहला रो का एलिमेंट हो गया। उसी तरह से आप इसको करेंगे, आपके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किए और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1 × -3 और +4 × 1 और +3 × 0, और फिर क्या करिएगा यहाँ से सॉरी आप तो यहाँ पहले सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से ना करते हैं हम लोग, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ से ऐसे करते हैं 1 × 7, है ना, सेकेंड रो को सॉरी यहाँ पे सेकेंड रो को अब फर्स्ट रो को फर्स्ट रो को, तो आप देखिए फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है अब हम लोग निकालना तो जानते ही हैं कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये पहला रो के एलिमेंट को पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 1 7, 3 × -1 -3 और 3 × -1 -3, ये पहला हो गया। फिर देखिए 1 × -3, 3 × 1 और फिर 3 × 0 ऐसे कर दिए। फिर 1 × -3, 1 × 0, है ना, 1 × -3, 3 × 0 और 3 × 1 ऐसे कर दिए। अब सेकेंड रो में करेंगे तो 1 × 7, 7 हो गया, 4 × ये है ना 4 × 1 तो 4 × है -1 तो -4 हो गया, और 3 × -1 तो -3 हो गया, है ना। फिर आपका देख लीजिए 1 × -3 हो गया, 4 × 1 4 हो गया, और 3 × 0 यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। और उसी तरह से फिर 1 × -3 ये 4 × 0 और 3 × 1, है ना, इस तरह से। तो अब इस तरह से हम निकाल रहे हैं जब, तो निकालने के बाद आप देख लीजिए कि आपका इस तरह का जो प्रोडक्ट है निकल के ऐसा आ रहा है। अगर इसमें से 1 कॉमन कर लिया जाए, है ना, इन तीनों में से अगर यहाँ से भी 1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, 1 को कॉमन कर लिए तो अब 1 को जब कॉमन किए तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये 1 किसका वैल्यू था, तो ये 1 आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा आ गया, है ना। और एडजॉइंट अगर हमको ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने का क्या तरीका है, ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग करेंगे एडजॉइंट ए बाई मॉडुलस ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए तो आपको निकला हुआ है इतना, है ना, और उसमें मॉडुलस ऑफ 1 से डिवाइड करेगा तो 1/1 करिएगा तो वही चीज आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे फिर देखेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तो हम एक सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 ही वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में भी हो सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7, और आपको इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स इक्वेशन का इस्तेमाल करके और मैट्रिक्स इनवर्स के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें हम लोग 3 ऑर्डर का ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल लिए हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देख लीजिए, ध्यान से आप देखिए कि आपका ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है ना, आप ये 3 इक्वेशन जो दिया हुआ है हमारा, तो ये तीनों इक्वेशन में जो x बाई जेड का कोफिशिएंट है उसको लेकर के एक मैट्रिक्स हम बना दिए। ये मैट्रिक्स को कैपिटल ए से उसका नाम दे दिए। तो ये आपका देखिए 3 - 2 3, 3 - 2 3 हो गया, 2 1 -1 और 4 -3 और 2 हो गया। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। अब इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं x बाई जेड, इसको लेकर के कैपिटल एक्स हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, और इसका जो कांस्टेंट है बी, इसको लेकर के भी मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब इस मैट्रिक्स ए का हम डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे। अब डिटर्मिनेंट निकाल के इसलिए देखेंगे क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहले हमको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना, और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स तभी निकलेगा जब उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स हो नॉन जीरो हो, है ना। नॉन जीरो होने के बाद वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो चलिए ये हमारा -17 निकल के आ रहा है, यानी इसका एडजॉइंट एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को निकाल लेंगे। कोफैक्टर्स को निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर्स को निकालने के बाद एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो देखिए हमारा एडजॉइंट ए ये निकल गया। एडजॉइंट ए में हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है उससे डिवाइड करेंगे जब, तो हमारा जो है ए इनवर्स निकल जाएगा, है ना। और x का वैल्यू निकालने के लिए, यानी x बाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए हम a इनवर्स इंटू बी करेंगे, है ना। तो a इनवर्स इंटू बी करेंगे तो a इनवर्स तो हमारा इतना निकला हुआ है, और इंटू बी हमारा ये हो गया। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है x बाई जेड का वो 1 2 3 आ रहा है। तो x = 1 और x y = 2 और z = 3 हमारा इस प्रकार से सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, है ना। इसी तरह से आप देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें भी वही काम किया गया है। देख लीजिए इसमें भी क्या किया गया कि 2 और 5, 3 और 2 x बाई के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लेकर एक मैट्रिक्स बनाया गया। x और y वेरिएबल को लेकर के एक मैट्रिक्स बनाया गया और कांस्टेंट को लेकर के एक मैट्रिक्स बनाया गया। उसके बाद हम लोग क्या किए कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल के देख लिए। तो डिटर्मिनेंट चूंकि -11 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसलिए इसका इनवर्स निकलेगा। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का, इसके कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे और उसमें फिर डिवाइड कर देंगे किससे, इससे हम डिटर्मिनेंट के मॉडुलस डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, सॉरी। तो डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने के बाद a इनवर्स का वैल्यू निकल जाएगा और x = a इनवर्स b, ये फार्मूला लगा देंगे, है ना। तो ये आपका निकल के इस तरह से आ रहा है x बाई का वैल्यू 3 और -1, तो यानी x = 3 और y = -1 होता है। तो इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहे, 3 वेरिएबल रहे, है ना, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन को लगा करके। आप खुद से भी अटेम्प्ट करिएगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, जो भी दिक्कत होगा उसका समाधान किया जाएगा। अब देखिए मैं आज इस चैप्टर को फाइनल टच देने जा रहा हूं, लेकिन मैंने आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का एक कलेक्शन तैयार किया है जिसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप तीनों तरह के क्वेश्चंस हैं, है ना। आप अगर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा तो निश्चित रूप से इसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपके लिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार किया है। आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिएगा, है ना। तब तक जो है आप आगे फिर इसमें रिवाइज करें। धन्यवाद।